हेलो दोस्तों, आज हम एक बर्निंग टॉपिक को देखेंगे जिनका नाम आपने सुना ही होगा। सोनम वांगचुक। सोनम वांगचुक के बारे में आप जानते ही होंगे, जो कि एक लद्दाख के लीडर हैं, जो अभी उन्होंने उनको एनएसए के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। पहली बात तो ये। दूसरी बात, इनके कुछ डिमांड थे लद्दाख के लोगों को लेकर कि मुझे ये चाहिए, और इसके लिए जब 24 और 5 को 24 या 25 को जब वहाँ पे वायलेंस हुआ, तो उसके बाद उनको एनएसए के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। लद्दाख का लोगों का ही डिमांड था ये वास्तव में, जिसको लीड किया जा रहा था सोनम वांगचुक के द्वारा। आखिर आज हम समझने का प्रयास करेंगे कि लद्दाख इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है। पहली बात तो ये। दूसरी बात कि लद्दाख का जो जियोपॉलिटिकल एक तरीके से हम देखें लोकेशन, वो किस तरीके से है, जिसके लिए सरकार उनके डिमांडों को मानने के लिए इनकार कर देती है। तीसरी बात कि लोग, लद्दाख के लोग जो डिमांड कर रहे हैं वो कहाँ तक एक तरीके से जायज़ है, मतलब कि वहाँ के लोग इस डिमांड को हम किस तरीके से मान सकते हैं कि हाँ भाई ये तो इनको लिए सही ही है। तो इन सारे टॉपिक को हम अच्छे से आज समझेंगे कि थोड़ा थोड़ा कि लद्दाख कहाँ पे है, क्या क्या डिमांड है उनका, सरकार के लिए कितना सही है, देश के पूरे देश के पर्सपेक्टिव से कितना सही है। इन सारी चीज़ों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। उसमें सबसे पहले हम थोड़े थोड़े सी चीज़ जान लेते हैं लद्दाख के बारे में। तो सबसे पहले यदि हम देखें, जो लद्दाख है, लद्दाख ये हमारे यहाँ भी क्या है, एक यूटी है। क्या है? यूटी है, मतलब हमारे यहाँ यूनियन टेरिटरी है। क्या ये शुरू से यूटी था? जी नहीं, शुरू से यूटी नहीं था। कब बना? तो हम जानते हैं कि अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर से क्या हुआ, हमारे यहाँ से जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को रिवोक कर दिया गया था। किसको? आर्टिकल 370 को क्या कर दिया गया था? रिवोक कर दिया गया था। इस आर्टिकल 370 के रिवोक होने के कारण वहाँ पे जम्मू कश्मीर को दो भागों में स्प्लिट किया गया और वहाँ पे दो यूटी बनाया गया, एक का JNK और दूसरा लद्दाख। यूटी बना मीन्स डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। हाँ कि ना? हाँ जी, सेंट्रल गवर्नमेंट का डायरेक्ट कंट्रोल हो गया। ये तो बहुत अच्छी बात थी। क्या ये यूटी बनने के बाद लद्दाख के लोग हैप्पी थे? बिल्कुल हैप्पी थे जी। क्यों? क्योंकि इनका खुद का डिमांड था। क्या डिमांड था? बहुत पहले से डिमांड था कि श्रीनगर के, मतलब जो जम्मू कश्मीर का पहले कैपिटल था, उसके अथॉरिटी से हमें आज़ाद कर दिया जाए। तो भाई जब यूटी बना तो श्रीनगर के अथॉरिटी से ये आज़ाद हो गए। कंट्रोल किसका आ गया भाई? डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट का, क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर यहाँ पे क्या करेंगे, अब सरकार का लेफ्टिनेंट गवर्नर यहाँ पे राज करेगा, मतलब कि यहाँ संचालन करेगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको ले लिया। यहाँ के लोग क्या थे? बिल्कुल खुश थे जी। हाँ जी, बिल्कुल खुश थे। क्यों था? कि ये सोच रहे थे कि अब सेंट्रल गवर्नमेंट के जब हम कंट्रोल में आ गए हैं तो हमारे यहाँ पे डेवलपमेंट बहुत अच्छे तरीके से होगा। हाँ कि ना? हाँ जी, बिल्कुल हाँ। तो हमने देखा कि लद्दाख का फॉर्मेशन यदि देखा जाए यूटी के तौर पे तो 2019 में हुआ, जो कि आर्टिकल 370 को जब रिवोक किया गया तो उसके बाद ये स्प्लिट होकर हमारे, मतलब एक बोले हमारे मैप में एक यूटी के रूप में उभरा। अब बात क्या है? बात ये है कि जो लद्दाख है वो यूटी तो बन गया। लद्दाख का यदि लोकेशन देखें तो क्या है, ये बफर स्टेट के रूप में काम करता है। बफर स्टेट के रूप में काम करता है किसके? यहाँ पे नेबर कंट्री, हमारा कौन से नेबर कंट्री के बीच में? तो हम देखें तो पाकिस्तान और चाइना के बीच में। और कोई बात है जी लद्दाख के बारे में? हाँ, लद्दाख के बारे में एक सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा चाइना के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट चलते रहता है। हाँ कि ना? हाँ जी। और उसके लिए लद्दाख हमारे लिए स्ट्रेटेजिक रूप से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है जी, यहाँ तक? हाँ जी, ठीक है। तो सर लद्दाख में रहता कौन है भाई? लद्दाख के लोग कौन है? तो लद्दाख के लोग 96 से 97
मैं 97 लिख देता हूँ। तो टोटल जो है क्या है, एसटी है, मतलब शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं। कैसे लोग हैं, शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं। टोटल 97% कैसे लोग हैं, शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं। जब शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं तो इनका लाइफ कैसे चलता होगा, हर्डिंग करके, वूल बेच के, दूध बेच कर, ऐसे चलता होगा। और ये माउंटेनियस रीजन है, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे माउंटेन क्लाइंबिंग वगैरह, ट्रैकिंग वगैरह ये सब होते रहते होंगे, जिससे मैं बोल सकता हूँ जैसे जो टूरिज्म है वो बहुत तेज़ी से बढ़ता होगा। और इसके कारण वहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, कि उनका खान पान 97% जो ट्रैवल लोग से उनका उससे चलता है। साथ ही साथ यदि देखा जाए तो ये हमारा लद्दाख था पूरा, ये लद्दाख का कंडीशन ये है जी। और लद्दाख इस तरीके से हमारे मैप में एग्जिस्ट करता है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि एक नाम मैंने बताया था जिसका नाम था सोनम वांगचुक। तो थोड़ा सा सोनम वांगचुक के बारे में जान लेते हैं, फिर हम दोनों को रिलेट करके देखेंगे कि सोनम वांगचुक और लद्दाख के बीच में क्या सिमिलरिटीज है और क्या क्या डिमांड थी। तो इसके बारे में थोड़ा थोड़ा हम देखेंगे। तो समझने का शुरुआत करते हैं। क्या समझने का शुरुआत करते हैं, इसको समझने का शुरुआत करते हैं। तो सोनम वांगचुक के बारे में जानते हैं। सोनम वांगचुक, सोनम वांगचुक कहाँ के हैं ये भाई, इंडियन है। हाँ जी इंडियन है। मेनली कहाँ पे काम करते हैं, लेह लद्दाख वाले एरिया में ये एक्टिव है। हाँ जी एक्टिव है। अब सोनम वांगचुक क्या फेमस इंसान है, अरे हाँ भाई बहुत फेमस है। इनको तो ग्लेशियर मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अच्छा जी सर, ये क्या किया इसने भाई, इन्होंने क्या क्या किया, तो इन्होंने बहुत सारे काम किए, यूनिवर्सिटी बनवाए, सेना के लिए काम किया, ग्लेशियर जो पानी की समस्या माउंटेन वाले एरिया में होते रहते थे उसको भी सॉल्व आउट करने का प्रयास किया। और इनके लिए इनको ग्लेशियर मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और साथ ही साथ ये सरकार के बहुत चहेते इंसान थे, मतलब सरकार के चहेते इंसान का नहीं मतलब गवर्नमेंट के फेवर वाले इंसान थे। और गवर्नमेंट भी इनको बहुत मानता था, क्योंकि ये माउंटेन वाले एरिया में जो डेवलपमेंट की प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकती उसको लेकर इन्होंने बहुत काम किया, आगे किया। तो इनको इसीलिए 2018 में रमन, मतलब कि रमन मैग्सेसे अवार्ड, जो सरकार की नहीं है, इंटरनेशनल अवार्ड है, जो कि इनको देने का काम भी हो, क्योंकि इन्होंने एजुकेशन के फील्ड में भी बहुत शानदार काम किए हैं। इनका एक ऑर्गेनाइजेशन है सेकमॉल, SECMOL, सेकमॉल, जो जिसका फुल फॉर्म है स्टूडेंट एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख नाम के एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके लिए ये जो इनका NGO है एक तरीके से, जो काम करती थी, काम करती है, करती थी, दोनों चीज बोल सकते हैं। और इसके लिए इनको मतलब इस ऑर्गेनाइजेशन ने काम किया और ये इसका को फाउंडर है, तो इसके लिए उनको 2018 में रमन मैग्सेसे अवार्ड भी दिया गया। अब इनको क्या हुआ भाई कि इनको 26 सितंबर को, जो ऑफिशियल जानकारी है, 2025 को NSA के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। NSA क्या है भाई, एक कानून है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट बोलते हैं, जो भारत सरकार लेके आई थी। इसमें प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है, प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है, कहती है प्रिवेंटिव डिटेंशन में कि हम किसी को भी अप टू 12th मंथ तक बिना चार्जशीट फाइल किए हुए रखा जा सकता है, सिर्फ इस मेजर पे कि हमें लगता है ऐसा कि इनके रहने से देश के लिए, राज्य के लिए एकता पे क्या हो सकते हैं, एक तरीके से बोल सकते हैं प्रश्न लग सकता है, इनके चलते दिक्कत हो सकता है, इसलिए हम इनको गिरफ्तार करते हैं। तो इनको अभी NSA के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। क्यों गिरफ्तार कर लिया गया अभी, इतने फेमस आदमी, इतने जानकार आदमी, इतने पहचाने हुए आदमी, और सरकार के इतने सरकार के इतने चहेते, आखिर ऐसा क्या हुआ 26 सितंबर 2025 को कि इनको अरेस्ट कर लिया गया। तो भाई ये सोनम वांगचुक थे। अब मैं थोड़ा सा सोनम वांगचुक और लद्दाख दोनों को रिलेट करके बताता हूँ। तो सोनम वांगचुक और लद्दाख के बारे में रिलेट करके बताता हूँ। क्या नाम है भाई, सोनम वांगचुक, और दूसरा क्या नाम है, एक है लद्दाख।
अब इन दोनों को रिलेट करके बताता हूँ, सोनम वांगचुक और सोनम वांगचुक भाई एक तरीके से वहाँ पे लद्दाख में इतना काम किया है कि इनको ग्लेशियर मैन ऑफ इंडिया तो कहा जाता है, एक तरीके से लीडर भी ये लद्दाख के देखे और माने जाते हैं। जब सरकार ने यूटी बनाया तो इन्होंने खुलकर सपोर्ट किया। किसका सपोर्ट किया भाई? यूटी बनने का, लद्दाख को यूटी बनने का। किस लिए? कि इस आशे पे, इस होप पे कि अब जब यूटी बन गया है हमारा लद्दाख, तो गवर्नमेंट जो है इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देगी और इसका डेवलपमेंट लोग जो वहाँ पे रहते हैं उसके अकॉर्डिंग होगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? तो बात की बात हम समझते जाएंगे। गवर्नमेंट का डेवलपमेंट हुआ, हाँ जी डेवलपमेंट हुआ। किस बेसिस पे हुआ? जिस बेसिस पे वहाँ के लोग चाहते थे उस बेसिस पे हुआ। जी नहीं हुआ, उस बेसिस पे नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ उसको भी समझेंगे थोड़ा सा आगे आता है। ये सोनम वांगचुक जो है, आज हम इनका नाम बहुत ज़्यादा जोर शोर से सुन रहे हैं, लेकिन ये सोनम वांगचुक ने लद्दाख की डिमांड को लेकर 2023 से ही अपना प्रोटेस्ट जारी कर दिया था कि हमें ये डिमांड है। क्या डिमांड है अभी मैं आता हूँ उस पर। तो इन्होंने स्टार्ट कर दिया था। क्या था भाई इनका? 2023 से इन्होंने डिमांड किया था। इन्होंने हंगर स्ट्राइक भी किया था भाई, स्ट्राइक वगैरह करते रहते थे। साथ ही साथ इन्होंने एक लॉन्ग मार्च किया। कहाँ से किया? लेह से दिल्ली तक। किसी ने सुना भी नहीं होगा, लेह से दिल्ली तक इतना बड़ा मार्च इन्होंने किया, लेकिन कोई मीडिया कवरेज नहीं मिला। कोई मीडिया कवरेज नहीं मिला। जब नहीं मिला तो भाई इन्होंने परमानेंट हंगर स्ट्राइक पे बैठ गए, और हंगर स्ट्राइक पर बैठे बैठे 25 को इनको गिरफ्तार किया गया है, 26 सितंबर को। तो 24 और 3 को कुछ लोगों का तबीयत खराब हुआ जो उनके ग्रुप में थे, और उसके बाद वहाँ पे धीरे धीरे वायलेंस टुक प्लेस कर गया, और हम देखते हैं कि उसके बाद इनको गिरफ्तार कर लिया। अब इनकी गिरफ्तारी करने के बाद ये जो सिनेरियो चल रहा था, तो सोनम वांगचुक मतलब लद्दाख के लोगों ने 2 डिमांड रखी थी। कितनी डिमांड रखी थी? 2-3 बोल सकते हो, लेकिन जो मेनली जो था वो 2 डिमांड था। क्या क्या डिमांड था भाई? डिमांड था इनका डिमांड था, फर्स्ट डिमांड था कि भैया लद्दाख का यूटी बहुत बड़ा हो गया, चलो बहुत दिन तक हम चल दिए, हमें स्टेट हुड दे दो। क्या दे दो? स्टेट हुड दे दो, मतलब हमें स्टेट बना दो। पहली बात तो ये। दूसरी बात इन्होंने कहा कि हमें शेड्यूल 6 में डाल दो। क्या भैया? 2 चीज कर दो, हमें स्टेट बना दो, दूसरी बात हमें शेड्यूल 6 में डाल दो। अब लोगों ने पूछा भैया इनसे कि लद्दाख के लोगों को स्टेट हुड क्यों चाहिए, और दूसरा इन्होंने पूछा इनसे लोगों ने कि शेड्यूल 6 क्यों चाहिए। तो अभी हमने जस्ट 1 मिनट पहले एक बात किया था कि लद्दाख के लोग लगभग 97% लोग शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं। किससे बिलोंग करते हैं? शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं। अब आप ही बताओ, 97% लोग यदि शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं, तो इसका मतलब है कि जब कंट्री बनी, जब हमारी कंट्री का फॉर्मेशन हुआ, मतलब हम जब आज़ाद हुए 1947 में, तो ये ट्राइबल लोग उस समय भी एग्जिस्ट करते होंगे। हाँ जी बिल्कुल करते होंगे। जब ट्राइबल लोग एग्जिस्ट करते होंगे तो ट्राइबल के एग्जिस्टेंस के लिए सरकार ने कुछ कानून भी बनाए होंगे, मतलब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में उसको राइट दिया होगा, तभी तो साथ में रहे होंगे। हाँ जी बिल्कुल रहे होंगे सर। क्या? उसके लिए हमने 2 शेड्यूल बनाया था। क्या बनाया था? 2 शेड्यूल बनाया था, जिसको हम अच्छे से समझते जाते हैं और देखते जाते हैं। क्या बनाया हमने? 2 शेड्यूल बनाया था। कौन सा? एक हमने बनाया था शेड्यूल 5, और एक हमने बनाया था शेड्यूल 6। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे संविधान में भी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी टोटल 12 शेड्यूल है। उसमें शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 किसकी बात करता है? बात करता है ट्राइबल के लोगों के लिए, मतलब ट्राइबल के जो लोग हैं उसकी बात करता है, मतलब जो अलग अलग स्टेट में ट्राइबल हैं उसकी बात तो करता है। शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 दोनों ट्राइब की बात करता है, लेकिन शेड्यूल 6 दूसरे तरीके से बात करता है, शेड्यूल 5 दूसरे तरीके से बात करता है।
ठीक है जी, अच्छी बात है। शेड्यूल 5 किस तरीके से बात करता है? शेड्यूल 5 बात करता है कि जो भी ट्राइबल लोग रह रहे हैं राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, जहाँ पे भी रह रहे हैं, ठीक है, 4 स्टेट को छोड़ के अभी आ रहा हूँ उस पर मैं, जो भी शेड्यूल ट्राइब्स के लोग रह रहे हैं, ठीक है, उसके लिए, क्योंकि उनके अलग अलग कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। जैसे कि एक इंटरेस्ट हम देख लेते हैं कि सरकार बोल दे, अब बोलती क्या, ये रूल भी है कि भैया जब टैटू शरीर पर रहेगा तो आप आर्मी वगैरह में नहीं जा सकते। अब इसको थोड़ा सा पीछे जाकर देखें तो हम बोल सकते हैं कि भैया जो ट्राइबल लोग रहते हैं उनके पास तो टैटू होता ही होता है, हाँ कि ना? हाँ जी, होता है। तो अब बताओ कि ये लोग कभी आर्मी में नहीं जाएंगे? देश के तो लोग हैं, देश का सिटीजन है, तो भाई तो जाएंगे तो जाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या किया, एक बहुत अच्छा चीज़ किया। उसके लिए हमने क्या किया कि हमने शेड्यूल 5 लेके आया, और शेड्यूल 5 में हमने एक टीएसी बनाया। क्या बनाया? टीएसी। क्या बनाया? टीएसी। टीएसी करती क्या है? टीएसी करती क्या है? तो टीएसी करती है भाई कि ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी बोल लो, इसके लिए करती क्या है, या एडवाइजरी काउंसिल या कमेटी होता होगा, तो ट्राइबल जो एडवाइजरी कमेटी है या काउंसिल जो है, ये क्या करती है, ये करती क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ जो जिस एरिया में ट्राइबल लोग रह रहा है वहाँ के गवर्नर को ये एडवाइस करती है कि हमारे लिए ये चीज़ होने चाहिए। और शेड्यूल 5 इसकी बात करती है कि मीन्स किसी भी स्टेट में शेड्यूल ट्राइब्स हैं तो उसके लिए टीएसी बनेगा। टीएसी एडवाइस करेगी कि भैया हम लोग ट्राइब हैं और हमारे लिए ये चीज़ होना चाहिए, ठीक है। जो ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी है इसकी बात करता है। लेकिन बात क्या है, यदि इस तरीके से देखा जाए कि जिसकी बात करता है ये, अब शेड्यूल 6 किसकी बात करता है? जो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल है ये तो किसकी बात कर दिया भाई? एडवाइजरी काउंसिल है, ये किसकी बात कर दिया भाई? ये तो अलग अलग स्टेट में, जैसे मान लो राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, इन सारे स्टेट में जो ट्राइबल है उसकी बात करती है। शेड्यूल 6, सबसे पहले शेड्यूल 6 वाला, शेड्यूल 6 के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने तो एक बार यहाँ तक बोल दिया, सुप्रीम कोर्ट ने तो यहाँ तक बोल दिया। क्या बोल दिया भाई? सुप्रीम कोर्ट ने शेड्यूल 6 के बारे में बोला, इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन अंडर, मतलब कि ये एक संविधान का बुक है जो संविधान के अंदर ही है। अब आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे सिर्फ एडवाइजरी की बात हो रही है कि हम एडवाइस कर देंगे भैया, बात हो गई आपकी खत्म। यहाँ पे एक तरीके से देखा जाए सुप्रीम कोर्ट का जो स्टेटमेंट है कि इट इज ए कॉन्स्टिट्यूशन अंडर कॉन्स्टिट्यूशन, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि शेड्यूल 6 जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है शेड्यूल 6? तो इसके लिए अलग अलग डायमेंशन है जिसको हम देखने का प्रयास करते हैं। शेड्यूल 6, शेड्यूल 6, ठीक है, क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है? पहली बात, शेड्यूल 6 करता है एडीसी की बात करता है। एडीसी क्या होता है? ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल इसकी बात करता है। मतलब कि हर एक डिस्ट्रिक्ट का एक काउंसिल होगा जिसमें कितने मेंबर्स होते हैं? 30 मेंबर्स होते हैं। 30 मेंबर्स में 4 जो होता है वो गवर्नर के द्वारा नॉमिनेटेड होता है, और 26 जो होता है वो क्या होता है? ट्राइबल वाले लोग की तरफ से एडल्ट फ्रेंचाइजी की तरफ चुने जाते हैं, ठीक है भाई, ये चुने जाते हैं। पहली बात तो ये हो गया ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के बारे में। दूसरी बात हमने देखा कि इसकी बात करता है, ये है क्या? ऑटोनोमस, मतलब सेल्फ रूल की बात करता है।
हाँ कि ना? हाँ जी। जब भारत बना, मतलब कि जब 1947 में आज़ाद हुआ, तो सिर्फ और सिर्फ एक स्टेट को उसमें रखा गया, इसमें शेड्यूल 6 में रखा गया। उस स्टेट का नाम क्या था? असम। असम को जो है शेड्यूल 6 में डाला गया। ठीक है जी, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ट्राइबल लोग ज़्यादा रहते होंगे, तो ज़्यादा ट्राइबल लोग हैं, तो असम को डाल दिया गया था और उनके लिए एडीसी बना दिया गया था, क्योंकि जब शेड्यूल 6 में जाएंगे तो एडीसी बनेगा। लेकिन बाद में मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा, मतलब अभी टोटल देखा जाए तो 4 स्टेट किसमें लाई करते हैं? लाई इन शेड्यूल 6। ये चारों स्टेट लाई करते हैं किसमें? शेड्यूल 6 में। ठीक है जी। अब सोनम वांगचुक जी, मतलब कि लद्दाख के लोग, वो क्या कह रहे हैं भैया कि मुझे किस में जाना है? शेड्यूल 6 में जाना है। चलिए भैया, शेड्यूल 6 में आपको जाना क्यों है? तो सबसे मजेदार बात तो है कि एडीसी मिलेगा। एडीसी मतलब ऑटोनोमिक टेक्निक कॉन्सेप्ट। ऑटोनोमिक टेक्निक कॉन्सेप्ट मतलब कि हम सेल्फ रूल करेंगे, मतलब हमारा खुद का सरकार। आप बोल सकते हैं कि मतलब शेड्यूल 6 एक टाइप से क्या है? मिनी गवर्नमेंट की बात करता है। गवर्नमेंट अंदर गवर्नमेंट की बात करता है, जो अपना डिसीजन खुद लेगा। पहली बात। दूसरी बात, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा। और सबसे बड़ी बात, शेड्यूल 6 एक बात और करता है, वो कहता है कि यदि शेड्यूल 6 में आपको आना है, कहाँ आना है? शेड्यूल 6 में आना है, तो सबसे पहले आपको क्या होना होगा? स्टेट होना होगा। क्या बनना पड़ेगा? स्टेट बनना पड़ेगा। तो सोनम वांगचुक जी और लद्दाख के लोग बड़े ही अच्छे तरीके से और चतुर तरीके से उन्होंने बहुत अच्छा डिमांड रखा कि सबसे पहले मुझे क्या बनाओ भाई? सबसे पहले मुझे क्या बनाओ? स्टेट बनाओ, मतलब स्टेटहुड दे दो। जब स्टेट दोगे तभी तो मैं शेड्यूल 6 में जाऊंगा। तो सबसे पहले स्टेट दे दो मुझे, और जब स्टेट मुझे मिल जाएगा तो देन वी विल ऑटोमेटिकली और वी विल ट्राई टू गो इन शेड्यूल 6। हम स्टेट बन जाएंगे। स्टेट बन जाएंगे तो शेड्यूल 6 ही कहता है कि जब स्टेट रहोगे तभी शेड्यूल 6 का डिमांड करोगे। अभी तो हम यूटी हैं। जब यूटी हैं तो हम शेड्यूल 6 में कैसे जा सकते हैं? तो सबसे पहले मुझे स्टेट बना दो, और जैसे ही मैं स्टेट बनूंगा फिर उसके बाद उसका डिमांड, किसका डिमांड? शेड्यूल 6 में जाने का डिमांड जो चल रहा है उसको थोड़ा सा और फोर्स करूंगा स्टेट जैसे बनते ही। तो ये पूरा प्रोसेस चल रहा था। अब हम थोड़ा सा ये देखते हैं कि जो ये पूरा कुनबा है, मतलब कि जो शेड्यूल 6 का कुनबा है, वो किस तरीके से काम करता है। शेड्यूल 6 का कुनबा किस तरीके से काम करता है। तो शेड्यूल 6 बोलता है भाई, क्या बोलता है कि यदि आप शेड्यूल 6 में हैं तो आपका ये अधिकार है, माइनिंग पे आपका अधिकार है, फॉरेस्ट पे आपका अधिकार है, ठीक है, कल्चर पे आपका अपना अधिकार है, रोड किस तरीके से बनाना ये आपका अधिकार है, इवन टैक्स को लेकर आपका अधिकार है। ऑटोनोमस है तो ऑटोनोमस है, तो जितना काम होगा वो मेरे अंदर होगा, क्योंकि मैं एडीसी बना रखा हूँ। एडीसी बना रखा हूँ तो एडीसी डिसीजन लेगा कि क्या काम होना चाहिए, क्या काम नहीं होना चाहिए। तो ये पूरे शेड्यूल 6 में इसकी बात की जाएगी। साथ ही साथ यदि कोई डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है तो एडीसी अप्रूव करेगा कि हाँ भाई ये डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब जब यूटी बनी थी, क्या नाम है इसका, यूटी जब बना लद्दाख, तो सरकार ने तो बोला था भाई डेवलपमेंट करूंगा। तो सरकार ने बोला डेवलपमेंट करोगे तो अच्छी बात है, तो डेवलपमेंट हो भी रहा है। अब इनका कहना है लद्दाख के लोगों का, क्या आपने कहा था डेवलपमेंट, मैंने भी कहा डेवलपमेंट, आप डेवलपमेंट की बात करते हो और यहाँ डेवलपमेंट हो भी रहा है, लेकिन आप जिस तरीके का डेवलपमेंट कर रहे हो उसको हम सडन डेवलपमेंट बोलेंगे। क्यों भाई सडन डेवलपमेंट क्यों बोलोगे आप? सडन डेवलपमेंट क्यों बोलोगे आप? तो भैया हम 90% लोग जो हैं वो ट्राइबल हैं। क्या है भैया? ट्राइबल हैं। अब 97% लोग जब हम ट्राइबल हैं तो आप यहाँ पे क्या करोगे? आप ही बोल रहे हो कि माइनिंग करूँगा, किसका? लिथियम का।
कौन सा, वाइट गोल्ड ना, जो बैटरी वगैरह में लगती है। साथ ही साथ पार्क बनाऊंगा, साथ ही साथ सोलर प्लांट खोलूंगा, साथ ही साथ आप बोलो जियो मार्ट, रिलायंस मार्ट, जो भी मार्ट है, सिटी कार्ट, पार्टी कार्ट, जो भी है, सब मॉल वगैरह सब कुछ बनाऊंगा। तो ये तो अच्छी बात है भाई, डेवलपमेंट का काम आप करोगे। लेकिन इस डेवलपमेंट के काम से, इतना जो डेवलपमेंट आप करोगे, क्या इस डेवलपमेंट के काम से, इस डेवलपमेंट के काम से जो यहाँ के 90% ट्राइबल, 97% ट्राइबल लोग हैं, उनको बेनिफिट होगा? पहला क्वेश्चन तो यही है। तो सरकार बोलती है भैया कि बेनिफिट, जब डेवलपमेंट ही कर रहा हूँ तो बेनिफिट तो होगा ही होगा। तो इसके लिए सबसे एक ताज़ा उदाहरण है, लगभग 1000 करोड़, नंबर में मैं हो सकता हूँ गलत हूँ, लगभग 1000 करोड़ पिछले साल इनका सिर्फ और सिर्फ टूरिज्म से आया। ठीक है भैया, टूरिज्म से आया, और इन्होंने बोला कि टूरिज्म से जितना पैसा आया उसमें से 60-70%, और मैं बोल सकता हूँ 80% पैसे तो कौन लेके चले गए भाई? तो टूरिज्म के लिए जो बड़े बड़े कंपनी थे, जैसे कार वाले, रेंटल कार वाले, होटल वाले, जो बड़े बड़े होटल खोल रखे हैं, ये सारे लोग लेके चले गए। तो अल्टीमेटली मेरी झोली में क्या आया? कुछ भी नहीं। आपने जो झारखंड के साथ किया, वहाँ पे भी डेवलपमेंट के नाम पे माइनिंग किया, ये किया, वो किया, और उसके बाद अल्टीमेटली मेरी झोली में बहुत कम आता है। कल को आप क्या खोलोगे भैया? जियो मार्ट खोलोगे, सामान क्या बेचोगे जियो मार्ट में? अरे फॉर्चून ही तो बेचोगे, सॉरी अडानी वाला है ना, ठीक है। जियो मार्ट खोलोगे या फिर अडानी का कोई प्रोडक्ट खोलोगे, तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि जो मल्टीनेशनल ब्रांड है, जो मल्टीनेशनल ब्रांड है वही तो खोलोगे। मतलब फॉर्चून तो अडानी का कंपनी है। तो मैं बोल रहा हूँ कि जियो, जियो भी मार्ट होगा, जो भी मार्ट होगा, जो भी बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनी होंगे, उसमें क्या होगा? मतलब मल्टीनेशनल ब्रांड ही तो बेचोगे। जो मल्टीनेशनल ब्रांड बेचोगे तो जो लोकल प्रोडक्ट है हमारे यहाँ पे, उसको कौन बाय करेगा? और यदि उसको बाय नहीं करेगा कोई, तो यहाँ के लोग, जो लोकल लोग हैं, जो लोकल पीपल हैं, वो तो जिस लाइफ में जी रहे हैं, लाइफ लिविंग जो रहेगा वो क्या रहेगा? सेम ही तो रहेगा। और डेंजर हो जाएगा। क्यों डेंजर हो जाएगा भाई? क्योंकि आप डेवलपमेंट कर दोगे तो उनका लैंड चला जाएगा, और इनका लैंड ग्रेजिंग से चलता है इनका लाइफ, तो वो भी चला गया। आपने सोलर प्लांट खोल दिया, तो सोलर प्लांट में जैसे 5 गीगावाट का जो अडानी लगा रहा है वहाँ पे, उसमें से क्या होगा? लॉस ही लॉस होगा। उनका ग्रेजिंग लैंड चला जाएगा, और ग्रेजिंग लैंड चले जाने से वो और गरीबी के कगार पे आ जाएंगे। तो यहाँ के लोगों का कहना है कि डेवलपमेंट तो करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डेवलपमेंट किस तरीके से होना चाहिए? डेवलपमेंट उस तरीके से होना चाहिए जिस तरीके से मैं बोलूँ, ताकि जो मेरे लोग हैं वो भी सुरक्षित रहें, और डेवलपमेंट स्लो प्रोसेस में हो। यदि आप बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट करोगे तो उससे नुकसान क्या होगा? कि हमारा ग्लेशियर ख़त्म हो जाएगा, हमारा जो रीजन है ग्रेजिंग का, जो हम नेचुरल हैबिटेट पे रह रहे हैं, वो सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा, और इससे हमें कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। फ़ायदा तो यही अंबानी अडानी जो भी हैं उनको होगा। तो ये उनका पॉइंट है। सरकार का पॉइंट क्या भैया कि यही माइनिंग वगैरह करूँगा, सोलर प्लांट वगैरह लगाऊंगा ये, तो इसीलिए ये चाह रहे हैं कि भैया स्टेट बना दो, सबसे पहले मेरे लोग चुने जाएंगे। ठीक है, जैसे कारगिल लेह वाले एरिया को बोल रहे हैं लोकसभा वाला आप क्षेत्र बना दो, ताकि यहाँ से 2 लोग सेंटर में भी जाके बैठें, और इससे मुझे थोड़ा सा फायदा होगा कि अपनी बातों को पहुँचाऊँगा। और जब एडीसी बन जाएगा, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जब बन जाएगा, तो इस काउंसिल से हम खुद निर्णय ले पाएंगे कि हमारा कल्चर किस तरीके से बचना चाहिए, हमारा नेचर किस तरह से बचना चाहिए, रोड कहाँ बनना चाहिए, सड़क कहाँ बनना चाहिए, पार्क कहाँ बनना चाहिए। जो अडानी एक बहुत बड़ा पार्क खोल रहा है, सोलर प्लांट बना रहा है, ठीक है, तो उस सोलर प्लांट में तो लैंड ही चला जाएगा, तो बिजली तो आ जाएगी, बात तो सही है भाई, लेकिन बिजली आ जाएगी तो बिजली से कुछ होने वाला है नहीं, बिजली से कुछ होने वाला तो है नहीं। उससे क्या होगा? ग्रेजिंग लैंड चला जाएगा, जब लोगों को खाने के लिए नहीं रहेगा, पीने के लिए नहीं रहेगा, तो बिजली लेके क्या करेगा? उसके लिए सरकार बात कर, मतलब सरकार की तरफ से कोई आश्वासन नहीं मिल रहा।
इसलिए ये लॉस देखने को मिलता है। ये पूरा कहानी था भाई, किसके बारे में? लद्दाख के बारे में। लद्दाख में किसके बारे में? लद्दाख की जो सबसे बड़े हीरो हैं सोनम वांगचुक के बारे में, सोनम वांगचुक और लद्दाख के बारे में, जो लद्दाख के लोग पिछले 2023 से अपना संघर्ष जारी रखे हुए हैं। सबसे बड़ी बात विडंबना तो यही है कि कोई लेह से लद्दाख से व्यक्ति दिल्ली तक पैदल आ जाता है और उसको मीडिया में कवरेज भी नहीं मिलता। सबसे बड़ी विडंबना तो ये है। दूसरी विडंबना ये भी है कि कोई नेचर की बात करते रहता है सुबह से शाम तक। बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस होते हैं ब्राज़ील और फ्रांस और पेरिस में, और यहाँ खुद नेचर से खिलवाड़ किया जाता है। खैर ये बातों की बात है। जो कहानी थी वो मैंने अपने तरीके से समझाने का प्रयास किया कि आखिरकार लद्दाख क्यों चाह रहा है और क्यों लद्दाख के लोग लड़ रहे हैं। किसके लिए लड़ रहे हैं भाई? नेचर के लिए लड़ रहे हैं, अपने तरीके से डेवलपमेंट की बातों के लिए लड़ रहे हैं। यही था जी। यदि कोई नया टॉपिक आएगा या फिर कोई अच्छा टॉपिक मुझे मिलेगा तो फिर आपके साथ आ जाएंगे, देखेंगे आपका रिस्पॉन्स। और आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद आपका।